तो लर्नर्स एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो लर्नर्स आप लोग के बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो विज्ञान यानी कि जो साइंस सब्जेक्ट होता है तो इसका फाइनल परीक्षा कब है? तो 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी के आपके एग्जाम में ना डिटो जो ऑब्जेक्टिव जाकर छप जाए, जिससे आप लोग अपने एग्जाम में 80 में से 80 नंबर जाकर ना ले आए। वैसे जो आप लोगों का इंटरनेट वाला मॉडल पेपर जारी हुआ ना बिहार बोर्ड का, जिससे हर एक बार आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन छपते हैं, तो इंटरनेट वाले मॉडल पेपर के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा और एक एक ऑब्जेक्टिव को ना आप लोग कैसे भी आप लोग उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाले। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम लोग मॉडल पेपर नंबर 3 को करने वाले हैं, क्योंकि मॉडल पेपर 1 और 2 को तो हमने पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम लोग 3 को करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है ना, तो पहला है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पूछा गया कि पौधों में ना जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो सिंपल है, पौधा में जो जनन अंग पाया जाता है यह पुष्प में पाया जाता है। किसमें? पुष्प में। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 इस प्रकार से कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होता है? तो सिंपल है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो हरे पौधे में होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 इस प्रकार से है कि जल प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है। पूछा गया है कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है तो उसमें जो ऑक्सीजन है वह किससे बाहर निकलता है। तो सिंपल है कि ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है यह किससे निकलता है? तो जल से निकलता है। किससे? जल से। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 इस प्रकार से कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। पूछा गया कि जो जठर ग्रंथियां होता है ना, तो यह कहाँ पर पाया जाता है। तो जठर ग्रंथियां ना याद रखिए कि यह आमाशय में पाया जाता है। किसमें? आमाशय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 5 इस प्रकार से कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होता है। पूछा गया है कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, तो ये ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रक्रिया होता है यह कहाँ पे संपन्न होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रक्रिया आप लोग याद रखिएगा कि कोशिका द्रव में होता है। कहाँ पर? कोशिका द्रव में। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 इस प्रकार से है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। इथाइल अल्कोहल जो है ना ये किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो यह ना अवायवीय श्वसन से बनता है। किसके? अवायवीय श्वसन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7 इस प्रकार से कि ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अंतःस्रावी। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है ना वही सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 इस प्रकार से कि पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। मतलब क्या है कि जो पौधों का वायवीय भागों जो होता है ना, अगर उसे जल का ह्रास होता है तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिए कि वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते तो 9 इस प्रकार से कि घेंगा रोग पनपता है। जो आप लोग देखते हुए ना कि अक्सर आप लोग औरत के यहाँ गले पर देखते हुएगा कि यहाँ एक लटक जाता है अति की तरह, ठीक है, तो उसे घेंगा रोग कहते हैं। तो घेंगा रोग क्यों होता है? तो याद रखिए कि आयोडीन की कमी से, जब नमक में आयोडीन की कमी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते तो 10 इस प्रकार से कि रक्त के हले पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। जो हला मतलब कि जो रक्त होता है ना तो उसके हल्के पीले रंग के होता है चिपचिपा, तो उसे क्या कहते हैं? तो सिंपल है कि उसे हम लोग क्या, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते तो 11 में क्या है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। जो रक्तचाप मापता है ना तो उस उपकरण को पूछा गया है कि उस उपकरण को क्या कहा जाता है। तो उस उपकरण को याद रखिएगा कि सिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? में। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते तो 13 इस प्रकार से कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। पूछा गया है कि ऊंट, घोड़ा, तिलचट्टा और मानव, इन चारों में से किसमें जो है ना कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो याद उसमें परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 इस प्रकार से है क्या कि रक्त क्या है। रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? तो याद रखिए कि रक्त जो है ना यह एक उत्तक क्या है? क्या है? यह एक उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 15
प्रकार से है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। जो मूत्र का पीला वर्णक होता है ना, तो वह किस कारण से होता है, यही पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि ये जो होता है ना, यह यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। में क्वेश्चन जो है ना सीधे छप जाते, तो आप लोग इस वीडियो में ना शुरू से लेकर अंत तक बने रहे और एक एक क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर करते हैं। तो 16 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। पूछा गया है कि इन चारों में कौन सा जो है ना कि एक उभयलिंग जंतु है। तो उभयलिंग जंतु याद रखिए कि केचुआ होता है। कौन होता है? केचुआ। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते तो 17 है कि यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है। जो यूरिया होता है ना, तो यूरिया हमारे रक्त यानी कि ब्लड में कहां से प्रवेश करता है, यही पूछा गया है। तो याद रखिए कि यह ना यकृत से करता है। कहां से? यकृत से करता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 में दिया हुआ है क्या कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? तो वह प्रदर्शित जो करता है ना, वह डीडीटी करता है। कौन करता है? डीडीटी। आप लोग अक्सर सुनते हैं कि डीडीटी का उपयोग हो रहा है, डीडीटी का, तो डीडीटी करता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो 19 इस प्रकार से कि निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। सिंपल है कि प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वह कौन है, तो शाकाहारी ही तो प्राथमिक उपभोक्ता है, क्योंकि वह घास मतलब कि जो अति वाला चीज होता है उन्हें खाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते तो 20 है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल का एक उदाहरण पूछा गया है कि भूमिगत जल का उदाहरण क्या है। तो कुआं जो होता है, तो वह कुआं क्या होता है कि भूमिगत होता है जल का है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा कुआं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते तो 21 इस प्रकार से कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। जो प्राकृतिक चुनाव होता है ना, तो उसके द्वारा जीवों का विकास जो कहलाता है, यह किसका मतलब कहना है। ठीक है, यह जो है किसके कहना है, तो याद रखिए कि यह है डार्विनवाद द्वारा। किसके द्वारा? डार्विनवाद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते तो 22 इस प्रकार से कि हरे पौधे कहलाता है। जो हरे पौधा होता है, तो हरे पौधों को क्या कहा जाता है, यही पूछा गया है। तो हरे पौधे क्या करते हैं कि वह उत्पादक करते हैं। क्या करते हैं? उत्पादक। तो राइट आंसर सी हो जाएगा उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं ना, तो 23 इस प्रकार से है कि अंडोत्सर्ग का कारण है। अंडोत्सर्ग के कारण क्या है, तो याद रखिए कि एलएच होता है। क्या होता है? एलएच। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते तो 24 इस प्रकार से है कि लैंगरहैंस की दुपिकाएं कहां पाई जाती है। लैंगरहैंस जो होता है ना, उसकी दुपिकाएं कहां पाई जाती है, यही पूछा गया है। तो उसकी दुपिकाएं ना याद रखिए कि अग्न्याशय में पाया जाता है। कहां पर? अग्न्याशय में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा अग्न्याशय में। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते तो 25 इस प्रकार से कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है। पूछा गया कि जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है ना, तो उसका अगर हम लोगों को संश्लेषण करना है तो कौन सा मतलब कि होना ना आवश्यक है। तो किसका होना आवश्यक है, तो याद रखिए कि आयोडीन का। किसका? आयोडीन का। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते तो 26 में क्या कि निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। निश्चल कणिकाएं पूछा गया है कि निश्चल कणिकाएं कहां पाई जाती है। तो निश्चल कणिकाएं न्यूरॉन में पाया जाता है। किसमें? न्यूरॉन में। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते तो 27 इस प्रकार से कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है। जो हमारा मानव है ना, मतलब हम लोग मनुष्य है, तो हमारे मस्तिष्क का वजन पूछा गया है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो याद रखिए कि आधा किलो से ना 1.5 किलो यानी कि 0.5 से लेकर 1.5 किलोग्राम तक होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं तो 28 इस प्रकार से है और फिजिक्स से है कि क्या है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वह कैसा प्रतिबिंब होता है। तो जो इसके द्वारा बनता है ना प्रतिबिंब, मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति को निकट हो गया, दूर दृष्टि हो गया, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अवतल या मतलब कि उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो उसके द्वारा कैसा प्रतिबिंब होता है, तो प्रतिबिंब जो बनता है ना वह वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते तो 29 है कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयुक्त होता है। ठीक है, जो आप लोग गाड़ी उड़ी चलाते हुए 2 चक्का तो देखिए कि साइड में देखने के लिए जो मिरर लगा रहता है ना, वह किसका बना रहता है। तो याद रखिए कि वह उत्तल दर्पण होता है। कौन होता है? उत्तल दर्पण।
क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते तो 30 में है क्या कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। जो अवतल लेंस होता है ना तो उसके द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है वो पूछा है कि वह कैसा होता है। तो याद रखिए कि जो उसके द्वारा होता है ना वह आभासी भी बनता है और सीधा भी बनता है और छोटा भी बनता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ईजी है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है पूछा गया। तो ऊर्जा का सिंपल एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते तो 32 इस प्रकार से कि आकाश का नीला रंग का होना किस परिघटना का परिणाम है। तो सिंपल है कि जो आकाश नीला दिखाई देता है इसका कारण क्या है कि प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते तो 33 में कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी है। स्पष्ट दृष्टि का पूछा गया है कि न्यूनतम दूरी क्या है। तो इसका जो न्यूनतम दूरी होता है ना तो न्यूनतम दूरी आप लोग याद रखिए कि 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और पूछा है कि अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी याद रखिए कि इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है, इन्फिनिटिव। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते तो 34 में कि किसी उत्तल लेंस का फोकांसर मतलब कि एफ का मान है आप लोगों को दिया हुआ 50 सेंटीमीटर। तो उसकी क्षमता पूछा गया है यानी कि पी। तो पी क्या होता है कि 100 बटा में होता है, सेंटीमीटर में दिया हुआ तो एफ। तो 50 से 100 काटेगा तो कितना मिलेगा, 2 मरते। और ये उत्तल है मतलब कि +2d। तो राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा +2d। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते तो 35 में कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। सिंपल है कि जो प्रिज्म होता है ना तो वह प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो प्रिज्म याद रखिए कि 2 सतहों से घिरा रहता है, सॉरी 3 सतहों से रहता है। ठीक है, कितने सतहों से रहता है, 3 सतहों से रहता है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते तो 36 में क्या है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होता है उसको परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिए कि उसको परिवर्तित करते हैं पक्षमाभी पेशियों द्वारा, पक्षमाभी पेशियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते तो 37 है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन दोनों के 2 नियम होते हैं। कितने, 2 नियम। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते तो 38 में कि फोटोग्राफिक कैमरा का भी दृश्यक होता है। जो फोटोग्राफिक कैमरा होता है तो उसका भी दृश्यक कैसा होता है। तो याद रखिए कि उत्तल लेंस। कैसा होता है, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते तो 39 है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। किरण जो है ना वह किस बिंदु से गुजरेगा। तो किस बिंदु से गुजरेगा, तो याद रखिए कि सी यानी कि वह केंद्र से गुजरेगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अब सभी क्वेश्चन को याद करते चले, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन डिट्टो आपके एग्जाम में छपने वाला, क्योंकि ये इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते तो 40 है कि यदि एक प्रिज्म के एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। इसका क्या नहीं होगा, यही पूछा गया है। तो क्या नहीं होगा, तो याद रखिए कि वर्ण विक्षेपण। क्या होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते तो 41 है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। जो पवन जो होता है ना जनित्र, विद्युत जनित्र, तो वह कुंडली को घुमाने का काम करता है। मतलब किस पर करता है, यही पूछा गया है कि किसके द्वारा। ठीक है, तो किस पर करता है कि जब मतलब हवा अगर तेज रहेगा, गतिमान रहेगा, तभी तो वह कुंडली घूमेगा, तभी तो पवन ऊर्जा बन मतलब कि ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा कि गतिमान हवा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते तो 42 है कि कांच की अवतल लेंस की वाई में शक्ति होता है। जो कांच का अवतल लेंस होता है ना तो उसे वाई में शक्ति पूछा गया कि वाई में जो शक्ति होता है वह कैसा होता है। तो सिंपल है, मैंने आपको क्या बताया कि अवतल दर्पण का नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक और उत्तल दर्पण का पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते तो 43 इस प्रकार से कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन है। तो याद रखिए कि निम्नलिखित में जो विद्युत का सुचालक है ना वह ग्रेफाइट। कौन है, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते तो 44 है कि वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है, आर का मान है 1 मीटर, तो फोकस दूरी पूछा गया है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, एफ बटा में आर बटा में 2। तो 1 मीटर को अगर हम लोग चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा 100 और 2 से भाग करिएगा तो मिलेगा 50 सेंटीमीटर। कितना, 50 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर जो बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो मैं सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते
चला, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए। और ये इंटरनेट वाला मॉडल पेपर है, तो डिट्टो आपके एग्जाम में छपना ही छपना क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िए, लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो 45 नंबर जो क्वेश्चन है ना, तो 45 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। पूछा गया है कि अगर सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाता है ना किरण, तो अभिलंब से विचलित हो जाता है। यह पूछा गया क्या, तो अभिलंब से दूर हो जाता है, याद रखिए अभिलंब से दूर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते, तो 46 में कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है ना, मतलब कि धारा जिससे बिजली चले, मतलब कि तो क्या होता है, तो शादी ब्याह में हम लोग क्या करते हैं, या कोई भी मतलब फंक्शन होता है, इसमें हम लोग जनरेटर मंगा लेते हैं। जनरेटर को हम लोग हिंदी में कहते हैं जनित्र। तो जनित्र ही क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर जो ना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनित्र। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते, तो 47 इस प्रकार से कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत पूछा गया है कि ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जो होगा ना वह क्या होगा। तो इसका ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा होगा। क्या होगा, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं, तो 48 है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। ठीक है, प्रथम अपवर्तन के साथ जो है ना वो क्या घटित होगा, तो याद रखिए कि विचलन। क्या, विचलन। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते, तो 49 है कि हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वो है, हमारे यहाँ पर जो बिजली, मतलब जैसे कि आप लोग घर में है तो घर में बिजली आता होगा तभी तो मोबाइल चार्ज करते हो, तो जो बिजली आता है ना वो बिजली मतलब जो धारा आता है वो धारा क्या होता है, यही पूछा गया कौन सा धारा होता है। तो याद रखिए कि हमारे घरों में ना 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा आता है, यानी कि AC करेंट आता है। और क्वेश्चन नंबर जो 50 है, 50 है कि जस्ता की परमाणु संख्या, मतलब कि जो जिंक होता है ना, जिंक को हिंदी में कहते हैं जस्ता, तो जस्ता का परमाणु संख्या पूछा गया है। तो इसका आंसर ना आप लोग क्या करिएगा कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है। और आप लोग लगातार पढ़ते रहे, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जाम का समय है वो बहुत ही कम बचा है। और आप लोग वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर करने के साथ ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार ऐसे ही आप लोगों के लिए BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलता रहेगा और साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता।